अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा भाई, आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 60। हम अपना चैप्टर जो है वो डिस्कस कर रहे थे इन्वेंटरी। अच्छा हम जो थे वो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे और उसमें कुछ हमने कर लिए थे, कुछ हमारे पेंडिंग पे थे। अच्छा जी, ये 12 नंबर MCQ ज़रा देखें। कहता है स्पाइस लिमिटेड इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल फ्रॉम चाइना वर्थ ₹10 मिलियन। अच्छा जी, ये रॉ मटेरियल परचेज किया है जी चाइना से, इंपोर्ट किया है। दे पेड ₹800,000, 8 लाख यानी, एज इम्पोर्ट ड्यूटीज़। कहता है और इसके अलावा एंड ₹200,000 यानी 2 लाख रुपया एज इम्पोर्ट टैक्सेस। कहता था इम्पोर्ट टैक्सेस वर सब्सिक्वेंटली रिफंडेड बाय द गवर्नमेंट। आपको याद होगा हमने पढ़ा था, एक रिफंडेबल टैक्सेस होते हैं, एक नॉन रिफंडेबल होते हैं। जो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस होते हैं वो कॉस्ट का पार्ट बन जाते हैं, वो कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। यही बात जो है हमने चैप्टर नंबर 6 डेप्रीसिएशन वाले चैप्टर में भी पढ़ी थी। जो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हैं वो कॉस्ट का पार्ट बनते हैं जी, कैपिटलाइज हो जाते हैं, और जो रिफंडेबल हैं वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। अच्छा जी, अब जो है दे पेड ₹150,000 फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल। ये जी क्या उसका नाम है, ये भी कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाएंगे। 150,000 जो है वो जो टेबल बना हुआ है ना जी, उसमें आप देखिएगा ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कैरेजिन जिसे हम कहते थे, अच्छा वो कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। एंड एन अदर ₹200,000 एज पोर्ट हैंडलिंग चार्जेस। ठीक है जी, हैंडलिंग चार्जेस जो हैं ये भी जो है वो कॉस्ट का पार्ट बन जाते हैं। 200,000 फॉर लोडिंग द मटेरियल एट चाइना। कहता है जी मार्केटिंग एक्सपेंस वर ₹100,000 एंड द जनरल एडमिन ओवरहेड्स अमाउंटेड टू ₹200,000। ऐसा जी मार्केटिंग एक्सपेंसेस है ना और एडमिन एक्सपेंसेस है, ये कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते, ये एक्सपेंस आउट हम इन्हें कर देते हैं। अच्छा, अब उसने क्वेश्चन पूछा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। तो कैलकुलेटर पकड़ें जी। 10 मिलियन जो है ये आप इसे लिखें जी अपने कैलकुलेटर्स पे, 10 मिलियन प्लस कर दें। अच्छा 10 मिलियन जो है ना, अब इसे जीरो में बेशक आप ना लिखें, आप इसे ऐसे लिख लें 10 मिलियन को, बस इस तरह। ठीक है जी, जीरो बेशक ना लगाएं साथ, और इसके बाद 8 लाख इसमें ऐड करें। 8 लाख जब आप लिखेंगे ना, 800,000, इसे जब डिवाइड करेंगे, आप क्वेश्चन मिलियन में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 0.8 मिलियन। ठीक है, तो इसमें कर दें जी ऐड 0.8 मिलियन। अच्छा जी, अब आप आ जाएं जी आगे, कहता है 200,000 ये वाले जो हैं ये तो एक्सपेंस आउट हो जाने हैं जी, ये कॉस्ट का पार्ट नहीं बनने। कहता दे पेड ₹150,000 फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन इसमें ऐड हो जाएगा, ये बनेगा जी 0.15। अच्छा जी, उसके बाद जो हैंडलिंग चार्जेस हैं ये हैं जी 200,000। इसे जिस तरह आप इसे मिलियन में जब कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये जवाब आएगा +0.2। इन सारों को जब आप प्लस करेंगे तो जी जो जवाब आएगा वो आ जाएगा 11.15 मिलियन। ठीक है, आप इसे 6 जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा जी चार्ली, इसका ऑप्शन आता है। मिलियन में इसे कन्वर्ट कर लें आप, तो इसका जो क्या उसका नाम है, ये सी आ जाएगा, चार्ली आ जाएगा इसका आंसर। उम्मीद है बात आपको समझ आ गई होगी। आगे आ जाएं जी। कहता है एनी अमाउंट ऑफ राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री टू नेट रियलाइजेबल वैल्यू शुड। अच्छा जी, कहता है ट्रीटेड एज डेफर्ड एक्सपेंसेस एंड रिटर्न ऑफ बेस ऑन द एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। नहीं जी, ये बात जो है ये सही नहीं है, ए वाला जो गलत है। असल में वो पूछना ये चाह रहा है जैसे ही इन्वेंट्री राइट डाउन हो जाए, राइट डाउन का मतलब क्या होता है जी, कॉस्ट ज़्यादा है और एनआरवी कम है, तो हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, जिसे बोलते हैं एनआरवी की एडजस्टमेंट। और वो एडजस्टमेंट जो होती है, मिसाल के तौर पे कॉस्ट है जी ₹150, एनआरवी है 130, तो हमें जो है हमने किताबों में कॉस्ट रिकॉर्ड की होती है, तो हमें एनआरवी पे जब चीज़ को लेके आएंगे तो 20 का जो डिफरेंस आएगा इसकी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ठीक है जी, जिसे कहते हैं एनआरवी एडजस्टमेंट। तो उससे हमें इन्वेंटरी जो है ₹20 से कम करनी पड़ेगी, यानी क्रेडिट करनी पड़ेगी, और एक्सपेंस बनाना पड़ेगा ₹20 को, कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट करना पड़ेगा। इसे बोलते हैं जी एनआरवी की एडजस्टमेंट, और ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है। अच्छा जी, अब कहता है जी रिकग्नाइज एज एन एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच द राइट डाउन अकर्स। ये वाली बात सही है जी, जिस अकाउंटिंग पीरियड में क्या उसका नाम है एनआरवी कम हो जाएगी कॉस्ट से, हमें उसी काउंटिंग पीरियड में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है ना। और क्या उसका नाम है,
जिस अकाउंटिंग पीरियड की बातें की जा रही हैं उसी अकाउंटिंग पीरियड में इसकी एडजस्टमेंट कर रहे होंगे ना कि किसी अगले में या पिछले में। तो ये बी वाला ऑप्शन जो है ये सही है। इसमें चार्ली में कहता है रिकग्नाइज एज एन एक्सपेंस, इधर तक तो बात ठीक है, एक्सपेंस तो हमें रिकॉर्ड करना है इन द सब्सिक्वेंट पीरियड, नहीं सब्सिक्वेंट का मतलब होता है अगला, तो ये इधर से ही बात गलत हो गई है। कहता है रिकग्नाइज एज करंट लायबिलिटी, नहीं जी करंट लायबिलिटी थोड़ी रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं जी। जो ए वाला ऑप्शन है ना जी, इसमें है जी एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, ये असल में थोड़ा सा इररेलेवेंट सी बात हो जाती है। ये असल में कैप 3 में आप बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड क्या होता है, एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड क्या होता है। ये आप उधर इंशाल्लाह बड़ी डिटेल में ये वाली सारी बातें पढ़ रहे होंगे। उधर एक चैप्टर आएगा मटेरियल के नाम से, ठीक है जी, EOQ के नाम से, तो उधर इंशाल्लाह आप ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ रहे होंगे। अच्छा इसके बाद आगे आ जाएं जी। कहता है ये उसने डेफिनेशन पूछी है NRV की, नेट रियलाइजेबल वैल्यू की, तो पढ़ लेते हैं। द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लेस, ये वही बात है ना, एनआरवी के किसे बोलते हैं, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन लेस कॉस्ट टू सेल। तो कहता है लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल में सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, कमीशन एक्सपेंस, इस तरह की चीजें आ जाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं जी, उसे एनआरवी कहते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट मस्ट बी एक्सपेंस्ड, कहता है किसको हमने एक्सपेंस का पार्ट बना देना है, तो देख लें जी। कहता है जी कॉस्ट ऑफ परचेज डेट आर पेड टू द सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, नहीं जी इसे एक्सपेंस थोड़ी बनाएंगे, इसे तो हम कॉस्ट के अंदर ऐड कर देंगे ना रॉ मटेरियल को। कहता है इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन रॉ मटेरियल डेट आर पेड टू द अथॉरिटीज, अथॉरिटीज़ को जो रॉ मटेरियल जो हम इंपोर्ट ड्यूटीज़ पे करते हैं, ये तो अगर कुछ नहीं बताया तो उसे कॉस्ट के अंदर ऐड कर देंगे, सही है, एज्यूम ये करेंगे कि वो नॉन रिफंडेबल है, ये तो कॉस्ट के अंदर ऐड होती है ना, एक्सपेंस नहीं बनता। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स डेट आर एलोकेटेड टू ईच यू, अच्छा जिधर भी प्रोडक्शन ओवरहेड्स की बात आ जाएगी ना तो उससे फिलहाल के लिए रोक लें, हम इंशाल्लाह काउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग में बहुत डिटेल में इंशाल्लाह बात कर रहे होंगे। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के होते हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स के होते हैं, फिक्स ओवरहेड्स के होते हैं, ठीक है जी। इस तरह की सारी बातें काउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग में हम इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे होंगे। मैंने पहले भी एक दफ़ा आपको शायद बताया, एक क्वेश्चन आया था, मैंने कहा था थोड़ी सी ब्रेक लगा लें, इंशाल्लाह अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा इससे अगला डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये तो आपको वैसे ही पता है, नाम से भी पता चल रहा है ये एक्सपेंस का पार्ट बनता है जी, ये इसका डी होगा। अच्छा जी उसके बाद आ जाएं आप 16 नंबर पे। कहता है कामरान भाई इज एन एंटीक्स डीलर, अच्छा जी। कहता हिज इन्वेंट्री इंक्लूड्स अ क्लॉक विच कॉस्ट ₹158,000, जी जो ना कॉस्ट है क्लॉक की वो कितनी है जी, 158,000 है। कहता है कामरान एक्सपेक्ट टू स्पेंड ₹7,000 ऑन रिपेयरिंग द क्लॉक, ये रिपेयर कॉस्ट आ गई। अच्छा जी विच ये एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन में आता है जी, ये रिपेयर कॉस्ट 7,000। कहता विच विल मीन दैट ही विल बी एबल टू सेल इट फॉर ₹260,000, ये विच विल बी एबल टू सेल का मतलब है जी ये एनआरवी की बातें कर रहा है। ये एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 260,000 है, सही है जी। और 7,000 क्या है जी, 7,000 है जी रिपेयर कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन में आएगा। अच्छा जी एनआरवी अगर मैं कैलकुलेट करूं 260,000 माइनस 7,000 तो 253,000 आएगी। कहता है टू रिप्लेस सेम आइटम ऑफ इन्वेंट्री वुड कॉस्ट 255,000। मैंने आपको बताया था, हमने एक चीज लिखी थी रिप्लेसमेंट कॉस्ट को हम क्वेश्चन में इग्नोर कर देंगे, तो इसे इग्नोर कर देंगे 255,000 को। सवाल ये है एट व्हाट वैल्यू शुड द क्लॉक बी इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री, कायरोन्स कह लें या जो भी इसको अंग्रेजी में कहते हैं वो कह लें जी, इस भाई की इन्वेंट्री में, अच्छा इधर कायरोन इधर कामरान, ये थोड़ा सा गलत हो गया शायद, चले बहरहाल जो भी नाम है। कहता है जी इन्वेंट्री किस पे आएगी, आपको पता है IAS2 की रिक्वायरमेंट है स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट या फिर एनआरवी, तो देख लें जी दोनों में से लोअर क्या है, लोअर तो जी कॉस्ट ही बनती है, तो 158,000 पे इन्वेंट्री को रिकॉर्ड किया जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इन्वेंट्री ही कम होगी भाई, कॉस्ट भी कम हो सकती है, तो जो दोनों में से कम होगा हम एनआरवी की कैलकुलेशन ज़रूर परफॉर्म करेंगे, लेकिन दोनों में से जो कम होगा उस पर इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। तो इसका जो जवाब होगा जी वो 158,000 है। अच्छा जी ये आ जाए जी, ये कहता है रिक्वायरमेंट पढ़ लें। कहता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री इफ एनी, क्वेश्चन नंबर 17 में देखें
कहता व्हाट इज द अमाउंट ऑफ राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री इफ एनी। तो इसमें वो असल में कहना चाह रहा है कि मुझे ये बता दो कि राइट डाउन कितने से होना। राइट डाउन का मतलब है जी एडजस्टमेंट कितने से होनी है, एडजस्टमेंट कितने से होनी है। अच्छा, अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ये एडजस्टमेंट तो तभी करेंगे ना जब हमारे पास एनआरवी का डाटा होगा और कॉस्ट का भी हमें पता होगा, तो दोनों में से जो लोअर होगी तो अगर एडजस्टमेंट आती ही तब है जब कॉस्ट जो है, जब कॉस्ट ज्यादा हो एनआरवी से, तब एडजस्टमेंट आती है जी, क्या उसका नाम है एनआरवी की। तो अभी देख लेते हैं, अभी देखते हैं जी क्या डेटा दिया। कहता जाजिब एसोसिएट हैज 40 यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्री आउट ऑफ विच 10 यूनिट्स आर डैमेज। कहता जी जाजिब भाई की जो इन्वेंट्री है यानी क्लोजिंग स्टॉक जो है उसमें 40 यूनिट्स पड़े हैं, जिसमें से अच्छे वाले कितने हैं 30। कहता डैमेज 10 है, 10 यूनिट्स ये जो हैं ये डैमेज हैं। और एक बात याद रखिएगा, हमने डिस्कस भी किया था इस बात को, नोट्स में मैंने आपको उर्दू में लिखवाया भी था कि जो यूनिट्स ख़राब है ना, ख़राब, एनआरवी की एडजस्टमेंट, एनआरवी की कैलकुलेशन हमें उस पे करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट का लफ्ज़ सही नहीं है, एनआरवी की कैलकुलेशन ख़राब वाले यूनिट्स पे हमें करनी पड़ेगी। जो अच्छे वाले होंगे वो तो ऑब्वियसली कॉस्ट से ज़्यादा के बिक रहे होंगे ना मार्केट में, तो हमें जो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना, जो कंपैरिजन करना पड़ेगा, वो अच्छे वाले यूनिट्स का नहीं बल्कि जो डैमेज यूनिट्स हैं उनका करना पड़ेगा ना। अच्छा जी, कहता है द कॉस्ट पर यूनिट इज ₹2554 एंड नॉर्मल सेलिंग प्राइस इज ₹2900। कहता है जी कॉस्ट जो है ना एक यूनिट की वो है 2554 और कहता है नॉर्मली ये मार्केट में बिक जाते हैं 2900 के। नॉर्मली का मेरे भाई इधर मतलब ये है जो सही वाले यूनिट्स हैं ना, सही वाले, अगर उनमें कोई मसला नहीं है उनमें, तो वो नॉर्मली इतने के बिक जाते हैं। तो इससे मुझे एक बात पता चली, आगे मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मुझे एक बात पता चली, जो खराब यूनिट्स हैं ना ऑब्वियसली इससे कम के बिकेंगे। अच्छा, द डैमेज यूनिट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड, देखा जी, एट 60% ऑफ नॉर्मल सेलिंग प्राइस। कहता है जो खराब यूनिट्स हैं वो 60% पे बिक रहे होंगे, इसका 60%, इसका। कहता है जी द सेलिंग कॉस्ट ऑफ ₹150 आर इंकर्ड ऑन ईच यूनिट सोल्ड। कहता एक यूनिट को बेचने में ना जी 150 रुपीज की कॉस्ट इंकर्ड होगी, ठीक है जी। जो कॉस्ट इंकर्ड होनी है ना वो 150 होनी है, और ये मुझे पता है किसकी तरफ लेके जा रहा है, ये एनआरवी की बातें कर रहा है। ये उसने एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस दे दी है 60% जो है ये, ठीक है जी, और उसके बाद सेलिंग कॉस्ट उसने 150 दे दी है एक यूनिट की। कहता जी वेदर नॉर्मल और डैमेज, कहता ये 150 जो है ना, ये सेलिंग कॉस्ट जो है ये हर यूनिट को बेचने में इंकर्ड होनी है, चाहे मेरे भाइयों शराज, चाहे इधर बैठता होता है शराज वैसे। कहता जो अच्छे यूनिट्स हैं उस पर भी 150 की कॉस्ट इंकर्ड होनी है, और गाजी जो क्या उसका नाम है, गाजी इधर बैठता है, कहता और जो खराब यूनिट्स हैं उस पर भी 150 की कॉस्ट इंकर्ड होनी है। कहता व्हाट इज द अमाउंट ऑफ राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री इफ एनी। फुरकान व्हाट इज, कहता जी मुझे बता दो कि राइट डाउन यानी एनआरवी की एडजस्टमेंट जो है वो कितनी अमाउंट से आनी है। तो बात बड़ी सिंपल सी है, देखें भाई, टोटल यूनिट्स हैं 40 यूनिट्स हैं, इसमें से अच्छे वाले कितने हैं, 30 यूनिट्स हैं गुड यूनिट्स, और भाई 10 यूनिट्स जो हैं ये खराब वाले हैं मोइज, ये है डैमेज। तो आपको पता है इन पे तो मसला ही कोई नहीं है, इस पे तो कोई मसला ही नहीं है, इन वाले यूनिट्स पे तो मसला ही कोई नहीं है, इनको आंखें बंद करके बेशक आप छोड़ दें, लीव कर दें, इन पे कोई कैलकुलेशन ना करें, ये तो कॉस्ट पे ही आने हैं भाई, सही है। इन वाले यूनिट्स में मसला है, इन वाले यूनिट्स की कॉस्ट बता दें, कॉस्ट तो खैर दोनों यूनिट्स की उतनी है। अब हम क्या करेंगे, 10 यूनिट्स इनकी कॉस्ट लिखने लगाऊं ना मैं, कॉस्ट इनकी कितनी है मल्टीप्लाई बाय, और उसने एनआरवी, उसने राइट डाउन की बात पूछी, तो राइट डाउन तो इसी पे आएगा ना। ये उम्मीद है बात में आपको शायद समझा पा रहा हूं, उम्मीद है मुझे आपको बात समझ लग रही होगी। ये जो खराब यूनिट्स है ना, खराब, एनआरवी की का कंपैरिजन कॉस्ट के साथ इन खराब वाले यूनिट्स का करना पड़ेगा, अच्छे वाले यूनिट्स को तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सही है। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी आपको। तो 2554, इसका जो आंसर आएगा 25540। क्लास में मैं हूं
और मेरे साथ अहमद भाई हैं। अहमद भाई हम ही हैं बस। अच्छा जी, उसके बाद जो एनआरवी है, एनआरवी की कैलकुलेशन करें भाइयों 10 यूनिट्स। अच्छा भाई, लाइक विद लाइक कंपैरिजन करते हैं हमेशा। 10 यूनिट्स की कॉस्ट ले रहा हूं तो एनआरवी भी 10 यूनिट्स की लेनी पड़ेगी। अब मेरे भाई मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ेगा। कहता है नॉर्मली कितने पे बिक जाते हैं मार्केट में, 2900 2900 मल्टीप्लाई बाय 60 करना पड़ेगा ना। अच्छा इस तरह करता हूं, इसकी कैलकुलेशन ही लैदा कर लेता हूं। इसको वर्किंग वन का नाम देकर ना इसकी कैलकुलेशन अलहदा कर लेते हैं जी। अच्छा जी, 10 यूनिट्स हैं, ठीक है जी। चलें इस तरह भी रहने तो मजीद आसान करते हैं इसे। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितनी है, 2900 मल्टीप्लाई बाय 60 कर देना तो शायद 1540 आता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। सॉरी 1740 आता है जी, 1740 रुपीज़ 1740 आ गया जी, रुपीज़ 1740। आगे देखें, लेस कहता है जी सेलिंग कॉस्ट भी आनी है, एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट। एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट एक यूनिट की 150 है, कितनी है जी 150, ये माइनस हो जानी है जी। अब मुझे बता दें इसमें से 150 अगर मैं माइनस करता हूं तो 1590 आ गया जी। ये एक यूनिट का डेटा लिखा है मैंने। अगर मैं 10 यूनिट के साथ इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 10 यूनिट्स, तो ये आ जाएगा मेरे भाइयों 15590 रुपीज 15590। एनआरवी आ गई जी रुपीज 15590। तो देखें जी, हमने किताबों के अंदर हमने कॉस्ट पे एक चीज को रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है जी, जो 25540 पे रिकॉर्डेड है, लेकिन लोअर एनआरवी है। लोअर क्या है जी, वो एनआरवी है, तो कितने की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, 9640 इसका जवाब होगा, उम्मीद है। अच्छा जी, कहता है 25540 माइनस 15590, 15590 25540 96 इसका, एक मिनट जी हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, 25540। अच्छा जी 1740, 2900 का अगर मैं 1740 माइनस 150 तो ये 1590 मल्टीप्लाई बाय 10 जी। इधर हमने गड़बड़ कर दी है ना भाई, 15900। कैलकुलेशन में मसला हो गया ना जी। 15 जो लेक्चर देख रहे होंगे वो कह रहे होंगे सर हमने तो आपको पहले कह दिया था इधर ये आना है, लेकिन भाई मुझे तो नहीं सुन रहा ना, मुझे क्या पता आप किधर बैठ के कह रहे हैं, सर 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 इधर गलती होगी। अच्छा जी 15900 जी, अब जवाब सही आएगा। मुझे याद है मैंने पिछली क्लास में जब ये क्वेश्चन करवाया था तो इधर कुछ और आ रहा था। अच्छा जी, हाँ जी, अब जवाब आया जी 9640। इतने की हमें जो है वो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, इतने की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी 9640। अच्छा जी, अब मुझे बताएं इसकी एडजस्टमेंट क्या करनी पड़ेगी। हमने चीज इतने से रिकॉर्ड की हुई थी, असल में होनी इतने पे चाहिए। प्रूडेंस भाई नाराज हो जाएंगे अगर हम ये वाली एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, प्रूडेंस अंकल आ जाएंगे, सही क्या, अभी तो वो खैर पता नहीं किधर होंगे बेचारे। अच्छा जी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने कॉस्ट इसकी अगर डबल एंट्री करूं तो कॉस्ट ऑफ सेल को 9640 से डेबिट करना पड़ेगा, और क्रेडिट किसे करना पड़ेगा भाई, इन्वेंटरी को 9640। ये डबल एंट्री हो जाएगी भाई, तो इतने की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसका जवाब है 9640। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह करके हम मेरे भाइयों इसे सॉल्व कर लेंगे। अच्छा जी, हाँ अगर वो ये कहता ना क्लोजिंग स्टॉक कितने पे रिकॉर्ड होना चाहिए, तो भाई फिर हमने क्या करना था,
इधर से ये वाला उठाना था, और 30 यूनिट्स जो हैं इनकी, इसकी तो एनआरवी का मसला ही नहीं है। वो तो फिर हम एनआरवी अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना इसकी अच्छे वालों की, तो 2900 यूनिट्स माइनस 150 कीजिएगा तो 2750 आएगा। एनआरवी ज्यादा है कॉस्ट से, तो लोअर क्या है कॉस्ट, तो कॉस्ट से हम 2554 को 30 यूनिट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगी, सही है। तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा ना, तो इसमें ऐड कर देना था 1590 में लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी, उसकी अमाउंट ऐड करनी थी, तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाना था। उसने क्लोजिंग स्टॉक का पूछा ही नहीं है। आगे आ जाएं, कहता है गालिब अंकल एसोसिएट्स हैज 20 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट C4 एट अ कॉस्ट ऑफ ₹3660 ईच। कहता एक यूनिट जो C4 का है वो जी 3660 पे पड़ा हुआ है, और टोटल यूनिट्स 20 हैं। कहता था प्रोडक्ट हैज बीन सोल्ड एज ₹4000, ये सेलिंग प्राइस है भाई पर यूनिट, एक यूनिट की, एंड ₹150 कमीशन इज पेड ऑन ईच यूनिट सोल्ड। भाईजान एक यूनिट को बेचने में हमें कितना कमीशन पे करना पड़ता है, ये सेलिंग कॉस्ट होगी ना 150, तो अगर मैं एनआरवी निकाल लूँ तो एनआरवी आएगी 3850, और कॉस्ट कितनी है 3660। कहता ए न्यू, अच्छा अभी छोड़े, अभी 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 ये थोड़ा गलत हो जाएगा, आगे आ जाएं, आगे पढ़ते हैं। कहता ए न्यू प्रोडक्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस बाय अ कंपेटिटर। कहता कंपेटिटर मार्केट में आ गया, सही है, कोई और बंदा आपके मुकाबले में आ गया, सही है। जब कोई भी नया बंदा आता है तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें देगा तो, या फिर नया नया आया ना, या फिर डिस्काउंट पे चीज़ें दे रहा होगा, तो लोग उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। कहता इट इज़ सिमिलर, मुझे इधर से पढ़ के ना ये कंपेटिटर की बात का लफ्ज़ पढ़ के मुझे याद आ गया कि एनआरवी की कैलकुलेशन करवाना चाह रहे हैं। कहता इट इज़ सिमिलर टू प्रोडक्ट C4। कहता वो भी इसी तरह की चीज़ मार्केट में लेके आया, एंड इज बीइंग मार्केटेड एट ₹3200 पर यूनिट। देखा उसने क्या किया, उसने इसी तरह की जो प्रोडक्ट है C4 की तरह की, उसने उसकी कॉस्ट जो है वो कम कर दी। वो 3200 में चीज़ को बेच रहा है, आप कितने पे बेच रहे हैं, आप 4000 पे बेच रहे हैं भाई, और 150,000 आपका सेलिंग कॉस्ट है, यानी आप 3850 नेट अमाउंट पे जो चीज़ को बेच देते हैं, सही है। अच्छा जी, और वही चीज़ 3200 पे तकरीबन बेच रहा है। कहता गालिब इज ऑफ द ओपिनियन डैट इन मुस्तकबिल इट विल हैव टू रिड्यूस द प्राइस टू ₹3500 पर यूनिट। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, इसे हाईलाइट कर लें। कहता है भाई ये जो गालिब भाई का ख्याल ये है कि हमें कितने पे चीज़ को मार्केट में बेचना पड़ेगा। कहता 3500 पर यूनिट पे हमें मार्केट में चीज़ को बेचना, वही वाली चीज़ जो आप नॉर्मली मार्केट में 4000 की बेचते थे, अब आपको कितने की बेचनी पड़ेगी 3500 यूनिट्स, 3500 रुपीज़ पे, सॉरी। कहता जी अच्छा एनआरवी कैलकुलेट कर दें। एनआरवी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 35 एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है जी 3500, इसमें से 150 जो है ये आप कमीशन भी तो पे करते हैं ना जी, तो बिल्कुल ये बात जो है ना ये इम्प्लाइड है, इधर बेशक आप लिख लें। पहले आप जो चीज़ 4000 पे बेचते थे उस पर 150 रुपीज़ कमीशन देते थे, अब प्राइस आपने कम की है, ठीक है, तो कमीशन तो अभी भी देना पड़ेगा आपको। तो 3500 माइनस आप करेंगे 150, तो आपके पास एनआरवी आ जाएगी, एनआरवी की अमाउंट आएगी 3350, नजर आ रहा 3350 नज़र नहीं आ रहा होगा, 3350 एनआरवी आ गई। और भाई जो कॉस्ट है वो है 3660। कहता है कैलकुलेट, अच्छा एनआरवी ही उसने हमसे कैलकुलेट करवाना चाहिए, तो भाई एनआरवी आ गई 3350, एनआरवी पर यूनिट कितनी आ गई जी 3350। ये जवाब है, डेल्टा इसका जवाब होगा जी। उम्मीद है बात आपको समझ आ गई होगी। अच्छा कुछ बच्चों का ये ख्याल होगा सर ये एनआरवी नहीं है, द प्रोडक्ट हैज़ बीन सोल्ड एज रुपी, ये तो उसने नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दी है ना जी आपको, ये तो उसने नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दी कि पहले वो इतने की चीज़ बेचता था, कंपेटिटर मार्केट में आ गया। अच्छा हम एक बात याद रखिएगा, जब भी कोई वाकया रूनुमा हो जाता है ना, उसके बाद हम कितने की चीज मार्केट में बेचेंगे वो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस आपने लेनी है। ये तो पहले वाली है 4000 जो है, उसके बाद कंपेटिटर कितने का बेच रहा है ये हमसे रेलिवेंट नहीं है, ये कंपेटिटर की है, हमारी नहीं है। हाँ अगर वो कह दे कि कंपेटिटर जितने का बेच रहा हम भी उतने की बेचेंगे, फिर वो चीज हमसे रेलिवेंट हो जाएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने कहा
पहले हम इतने की चीज बेचते थे, कंपेटिटर इतने की बेचेगा 3200 की, हम फिर उसके बाद अब न्यू वाली जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो 3500 है। तो इधर लिख लें बेशक आप, वाकया रूनुमा होने के बाद यानी कंपेटिटर के आने के बाद या चीज डैमेज होने के बाद हम जितने की बेचेंगे ना कल को मार्केट में, वो वाली चीज रेलिवेंट है। उम्मीद है बात मैं समझा पा रहा हूं आपको। अच्छा जी, तो ये 3350 आंसर है भाई। अच्छा कहता है कहता जी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री। इसमें भी उसने राइट डाउन की अमाउंट पूछी हुई है मेरे भाइयों। इस क्वेश्चन में ना उसने ये असल में अभी मुझे याद पड़ता है ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें एनआरवी की एडजस्टमेंट करनी नहीं पड़ेगी। एनआरवी की एडजस्टमेंट जीरो है। क्यों? इसमें एनआरवी ज्यादा है और कॉस्ट कम है। तो जब कॉस्ट कम होती है तो हमने पहले ही चीज को कॉस्ट पर रिकॉर्ड किया होता। चलें तसल्ली कर लेते हैं क्वेश्चन को पढ़ के। कहता आर्म एसोसिएट्स हैज 40 यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्री, आउट ऑफ विच 10 यूनिट्स आर डैमेज, 10 यूनिट खराब हो गए। द कॉस्ट पर यूनिट 2000। कहता जी कॉस्ट है जी एक यूनिट की 2000। कहता है एंड नॉर्मल सेलिंग प्राइस इज 3000। कहता और नॉर्मली आप चीज मार्केट में बेचते हैं 3000 की। कहता द डैमेज यूनिट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट 80% ऑफ नॉर्मल सेलिंग प्राइस। अच्छा ठीक है जी, 80% कर देंगे 3000 का। कहता द सेलिंग कॉस्ट ऑफ ₹100 आर इंकर्ड ऑन ईच यूनिट सोल्ड। कहता वेदर नॉर्मल और डैमेज। कहता नॉर्मल यूनिट्स हो चाहे डैमेज यूनिट्स हो, सेलिंग कॉस्ट तो आपको 100 पे करनी ही पड़ेगी। कहता व्हाट इज द अमाउंट ऑफ राइट डाउन। तो जी देखें 3000 का अगर मैं 80% करूंगा तो 2400 आएगा, -100 कर दूंगा तो एनआरवी आ जाएगी 2300। एनआरवी आएगी 2300, एनआरवी आ गई 2300 और जी कॉस्ट कितनी है भाई 2000। तो भाई ये पहले ही लोअर है, ये पहले ही लोअर है। सॉरी कॉस्ट तो लोअर पे रिकॉर्डेड है और हमने पहले ही अपनी किताबों में चीज को 2000 पे रिकॉर्ड किया हुआ है। सो हमें कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। इसका जवाब आएगा नील, डी इसका जवाब होगा जी। अच्छा जी, ये वाला एमसीक्यूज तो हम बहुत दफ़ा क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, 2 दफ़ा टेस्टों में आया है और 1 दफ़ा वैसे भी हमने डिस्कस किया, तो ये आपको याद होगा। इसका जवाब क्या है? 21 वाला भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, हाँ 22 वाला करना पड़ेगा। कहता है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन क्लोजिंग इन्वेंट्री इफ एनी आइटम हैविंग कॉस्ट ऑफ ₹2500। कहता है एक आइटम ऐसी जिसकी कॉस्ट 2500 है और एनआरवी 3000 है। आपको पता दोनों में से जो लोअर है उस पर रिकॉर्ड करते हैं। हैज बीन ओमिटेड, कहता ओमिट कर दिया, गायब कर दिया, उसे रिकॉर्ड ही नहीं किया फ्रॉम ईयर एंड इन्वेंट्री काउंट। कहता जी आपने एक चीज जो है जिसकी कॉस्ट 2500 एनआरवी 3000 उसको किताबों में रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो कहता बता दें जी क्लोजिंग इन्वेंट्री पे क्या इंपैक्ट होगा, अंडरस्टेट होगी या ओवरस्टेट होगी। तो बड़ी सादा सी बात है, जब आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया तो ये अंडरस्टेटेड है। क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडरस्टेटेड है 2500 रुपीज, 2500 से लोअर ऑफ है ना, 3000 ज्यादा है 2500 कम है, तो अंडरस्टेटेड बाय ₹2500। इसको इस तरह भी पूछा जा सकता था। आगे मेरा ख्याल क्वेश्चन आ रहा है कि इसका प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पूछता, तो भाई अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडरस्टेटेड है तो प्रॉफिट भी 2500 से अंडरस्टेटेड होना था। अच्छा जी, कहता है इफ क्लोजिंग, अच्छा ये अगली बात ही आ गई, इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज अकाउंटेड फॉर एज ₹240,000 इंस्टेड ऑफ 180,000। तो कहता देन बता दें क्या होगा। कहता क्लोजिंग इन्वेंट्री को आपने 240,000 से रिकॉर्ड किया हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवरस्टेटेड है, होना 180,000 से चाहिए, आपने 240,000 से रिकॉर्ड किया, तो भाई क्लोजिंग इन्वेंट्री इस टाइम ज्यादा है, सही है, ज्यादा रिकॉर्डेड है। तो भाई क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर ज्यादा होगी तो प्रॉफिट भी मेरे भाइयों कौन से वाला प्रॉफिट, अब ये कॉस्ट ऑफ सेल में आती है क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो जीपी भी इफेक्ट होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इफेक्ट होगा और नेट प्रॉफिट भी इफेक्ट होगा। तो हर तरह का प्रॉफिट जो है वो ओवरस्टेटेड होगा, एग्जैजरेटेड होगा। इसका अल्फा जवाब है जी। अच्छा जी भाई, ये 24 वाला हमने पहले ही किया हुआ है। चलें एक दफ़ा दोबारा देख लें, अगर आपने देखना है आप इस तरह करें जी। ये वेटेड एवरेज मेथड है, वेटेड एवरेज मेथड है, ठीक है जी। वेटेड एवरेज मेथड में एक तो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास पड़ा, एक परचेज आ गई। अब हमें वेटेड एवरेज रेट निकालना पड़ेगा। आप इस तरह इसकी कैलकुलेशन कर लें, 35,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई करें 3.5 पर यूनिट पे, आपके पास एक कॉस्ट आएगी। फिर प्लस करें उसमें 40,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 5 यूनिट्स, ये टोटल आपके पास परचेज कॉस्ट आ गई या टोटल कॉस्ट आ गई। डिवाइड कर दें टोटल यूनिट से, 35,000
प्लस 40,000 75,000 यूनिट्स GI। मेरा ख्याल 4.3 इसका जवाब आ रहा होगा। आप इसे जब जी 4.3 पर यूनिट इसका आंसर है जी। रेट आ गया हमारे पास। कहता सेल आपने कर दी है 50,000 यूनिट्स की। उसने हमसे पूछा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अब मुझे बता दें कितनी है। तो भाई सेल 50,000 यूनिट्स है तो ऑब्वियसली खर्चा भी उसी का बताना ना। तो 4.3 को मल्टीप्लाई करें 50,000 यूनिट से 2,15,000 2,15,000 इसका जवाब है जी। ये रहा बी इसका आंसर है। ये आपने पहले ही किया हुआ है। 25 वाला करवा दिया था आपको, 26 भी करवा दिया था। हाँ जी 27 वाला करवाना है जी। MPL पूछा उसने क्या, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सही। कहता है MPL इज इन द बिजनेस ऑफ प्रोक्योरिंग आ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मशीनरी एंड सेल्स देम। प्रोक्योरिंग का मतलब है जी खरीदना और फिर आगे उसे बेच देना, परचेज करना इसका मतलब है। एंड सेल्स देम टू इंटरनेशनल मार्केट्स, भाई चीज़ खरीद के आप इंटरनेशनल मार्केट में बेच देते हैं। ड्यूरिंग द ईयर MPL बोट 4 मशीन कॉस्टिंग। कहता जी ये आपने 4 मशीनें खरीदी हैं जिसकी कॉस्ट 12 मिलियन है, 14 मिलियन है, 13 मिलियन है एंड ₹10 मिलियन है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है बिल तरतीब, यानी पहले आपने ऑब्वियसली 12 मिलियन की वाली चीज़ खरीदी होगी मशीन, फिर 14 मिलियन वाली, फिर आपने 13 वाली, फिर 10 मिलियन वाली। कहता है ड्यूरिंग द ईयर इट सोल्ड ओनली 1 मशीन। कहता आपने एक मशीन बेच दी है जिसकी सेल प्राइस है 14 मिलियन एंड फॉलोज द FIFO मेथड ऑफ वैल्यूएशन। कहता जी आप कौन से वाला मेथड यूज कर रहे हैं, FIFO मेथड। और FIFO मेथड में आपको पता फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो चीज़ पहले आए पहले पाएं, जो चीज़ पहले हमारे पास पड़ी हुई थी वही बिकेगी ना। अच्छा जी कहता जी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितनी है, यानी क्लोथिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है आपके पास। भाई देखें 4 मशीन्स थी, एक आपने बेच दी, सही है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है, तो भाई सबसे पहले वाली मशीन जो है वो ये वाली है 12 मिलियन वाली, ये कॉस्ट ऑफ सेल है जी। FIFO में यही है ना, जो चीज़ पहले आती वो पहले जाती। 12 मिलियन कॉस्ट ऑफ सेल है, तो ये तो निकल गई ना। अब तीन मशीन्स आपके पास पड़ी हुई हैं 14 मिलियन, 13 मिलियन और 10 मिलियन, इनको आप ऐड कर लें तो मेरे भाई 37 मिलियन आएगा। ठीक है जी। तो इन्वेंट्री क्लोथिंग स्टॉक SOFP में 37 मिलियन से रिकॉर्डेड होगा और प्रॉफिट एंड लॉस में कॉस्ट ऑफ सेल में माइनस हो रहा होगा 37 मिलियन से। ठीक है जी, उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। 28 वाला हमने पहले ही प्रैक्टिस किया हुआ है, 143.75 इसका जवाब था। और 29 वाला भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। कहता है जी विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड बी डिस्क्लोज एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IAS2। तो भाई अच्छा एक ना छोटा सा कॉन्सेप्ट है डिस्क्लोजर्स का। IAS2 जो स्टैंडर्ड है ये कहता है कुछ चीज़ें आपने ना डिस्क्लोज करनी होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। कुछ चीज़ें आपने करनी होती हैं मेरे भाइयों डिस्क्लोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो ये लिखी हुई हैं जी। कहता रेलिवेंट डिस्क्लोजर रिलेटेड टू दिस चैप्टर। डिस्क्लोजर्स वैसे जो है ना ये हमने FAR1 में, असल में FAR1 का टॉपिक है, लेकिन इधर थोड़ा सा आ गया तो चलें आपको थोड़ा बता देते हैं। तो अगर एक तो हमने काउंटिंग पॉलिसी बतानी होती है कि हम कौन से वाला सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा ये डिस्क्लोजर पता क्या होते हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पे हम SOFP में चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ना। SOFP में हमने कहा जी हमारी जो क्लोजिंग इन्वेंटरी है ये जी मिसाल के तौर पे SOFP में जो हमारे पास स्टॉक आ रहा है, ये जो हमारे पास स्टॉक आ रहा है ये वाला स्टॉक ये आ रहा है मिसाल के तौर पे 37 मिलियन में। ठीक है। अंग्रेजी में ना SOFP बनाने के बाद, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने के बाद तो अंग्रेजी हल्की फुल्की लिख देंगे। ये वाला स्टॉक जो है ये इस सिस्टम के मुताबिक आ रहा है। हमने सिस्टम कौन सा यूज़ किया, हमने पीरियोडिक सिस्टम यूज़ किया या परपेचुअल सिस्टम यूज़ किया। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने मेथड कौन सा यूज़ किया, हमने ये वाला जो स्टॉक किस मेथड के मुताबिक निकाला, पहले किस सिस्टम के मुताबिक निकाला वो अंग्रेजी में लिख देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद ये बता देंगे कि कौन से वाला मेथड हमने यूज़ किया। मेथड 2 या FIFO या फिर क्या उसका नाम, अंग्रेजी में एक लाइन में बता देना बस। ठीक है। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन ये MCQs आ जाता है, सही है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ 2 ही सिस्टम 2 ही मेथड्स हैं। ठीक है। FIFO या वेटेड एवरेज। कहता है उसके बाद कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री। कैरिंग अमाउंट का मतलब है
कितने पे एसओएफपी में स्टॉक, कितने से एसओएफपी में स्टॉक आ रहा है, एनआरवी से आ रहा है या फिर कॉस्ट पे आ रहा है, जितने से आ रहा होगा वो अंग्रेजी में बता देंगे। ठीक है जी, ये क्या उसका नाम है कि ये स्टॉक, ये कैरिंग अमाउंट इन्वेंटरी की कितनी है। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, कैरिंग अमाउंट, असल में ना ये थोड़ा डिटेल में आपको बताना पड़ना था, ये वाली बात जो है ये। ठीक है जी, ये अंग्रेज़ी में बता देंगे। सही है कि हमारा स्टॉक जो है उसकी क्या उसका नाम है, असल में कैरिंग अमाउंट इतनी है, इतने से आ रहा, उस जिसकी एनआरवी इतने से है, इस तरह की अंग्रेजी, बस इसे इग्नोर कर दें, बस ये याद कर लें कैरिंग अमाउंट हमने बतानी होती है। अच्छा जी, कैरिंग अमाउंट आपको उम्मीद है, देखें जब हमने डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ा था हमने बताया था हमारा जो एसेट है इतने से किताबों में आ रहा। सही है, मिसाल के तौर पे बिल्डिंग है, लेस हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कर दी थी, जब वो निकाल दी तो नीचे हमारे पास बुक वैल्यू आती थी ना। बुक वैल्यू के 2-3 नाम हैं, उसे कैरिंग अमाउंट भी कहते थे, उसे बुक वैल्यू भी कहते थे, बीवी भी कहते थे, नेट बुक वैल्यू भी कहते थे। सही है भाई, तो इसी तरह ये कैरिंग अमाउंट है, इतने से हमारी चीज़ें किताबों में आ रही हैं। अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द पीरियड या फिर ईयर। अच्छा जी भाई, अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री इसका मतलब, अच्छा एक बात ना याद रख लें, प्रॉफिट एंड लॉस में ना, प्रॉफिट एंड लॉस में एक बात समझ लें मेरे भाइयों, ये मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस जो है इसके एक्सट्रैक्ट्स अगर मैं बनाऊं ना, एक तो हमें क्या रिकॉर्ड करना पड़ता है, दो चीजें आती हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। एक तो आती है जी कॉस्ट ऑफ सेल, जो हमने चीजें बेची हैं वो कितने से किताबों में आ रही हैं, वो कितने से, एक तो आ गई जी कॉस्ट ऑफ सेल, एक तो आ गई जी कॉस्ट ऑफ सेल, यानी ओपनिंग स्टॉक, इस तरह की चीजें अगर पीरियोडिक सिस्टम यूज कर रहा हूं। सही है, फिर उसके बाद क्या उसका नाम है, वो पीरियोडिक में कौन से किस तरह भला हम कॉस्ट ऑफ सेल को निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज आ गई, फिर उसके बाद कैरेज इन आ गया, फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आ गया, इस तरह हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। यानी सादा अल्फाज में हम वो चीज़ें जो हमने बेच दी हैं उनको बेचने पे असल में खर्चा कितना आया, जितने यूनिट्स बेचे हैं उतने ही यूनिट्स की हमने कॉस्ट ऑफ सेल भी फाइंड कर रहे होंगे ना। सही है, जितने यूनिट्स बेचे, मिसाल के तौर पे मैंने 50 यूनिट्स बेचे तो खर्चा भी 50 यूनिट्स का मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करना है। सही है, एक तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर ये तो आ गया ना मेरे भाइयों जीपी से ऊपर ऊपर वाली बातें, फिर उसके बाद एडमिन एक्सपेंसेस में क्या उसका नाम है, एक और चीज भी आती है इस चैप्टर से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड। हाँ जी, चलें एडमिन को छोड़ें, एडमिन को छोड़ें, वो कुछ और बातें हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड आपको पता है एनआरवी की एडजस्टमेंट भी तो आती है ना भाई। एनआरवी की एडजस्टमेंट, ये जो हमने अभी ये वाली की थी एनआरवी की एडजस्टमेंट, ये कोई ऐसी चीज जो खराब हो गई, जो क्या होगी भाई, खराब हो गई, अब इस पे हमने एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, इन्वेंटरी को कम करना पड़ेगा और फिर प्रॉफिट एंड लॉस में उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये भी तो उसमें आ रहा होगा ना भाई, ये भी तो किस में आ रहा होगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहा होगा। ये याद रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में दो चीज़ें एज एन एक्सपेंस आती हैं। सही है, एक तो जितनी चीज़ें हमने बेच दी हैं उस पर कितना खर्चा आया, सादा बात, और दूसरी एनआरवी अगर कम है और कॉस्ट अगर ज़्यादा है तो हमें चीज़ें जो है वो क्या उसका नाम है रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं एनआरवी पे, राइट डाउन की एंट्री करनी पड़ती है। सही है, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आ जाएगी। राइट डाउन ऑफ इन्वेंटरी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है जी, तो ये एक्सपेंस में दो चीज़ें आ जाएंगी, इन्हें ना इन डिस्क्लोजर्स को ना बस अब आप जहन में बिठा लें, याद कर लें। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व कर लेते हैं। क्या पूछ रहा है हमसे, कहता है जी विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड बी डिस्क्लोज एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IAS 2। कहता है एवरेज होल्डिंग पीरियड ऑफ इन्वेंट्री ऑफ द एंटिटी एज एट एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। एवरेज होल्डिंग पीरियड, होल्डिंग पीरियड का मतलब है कि जो इन्वेंट्री आपके पास, चलें सुन लें, अब छोटी सी बात दोबारा एक दफ़ा आ गई है। होल्डिंग पीरियड का मतलब है जो इन्वेंट्री आपके पास पड़ी है ना, ये कितने दिन पुरानी है, ये आपने बता देना होता है। सही है,
और एवरेज का मतलब उसे एवरेज करके बता देना। बाकी डिटेल आप कैफ 3 में पढ़ेंगे। लिस्ट ऑफ मेजर कस्टमर्स टू हुम द इन्वेंट्री वाज सोल्ड ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, ये तो मैंने कहीं भी नहीं, ये दोनों बातें हमने कहीं भी नहीं पढ़ी डिस्क्लोजर में। कहता अमाउंट ऑफ एक्सपेंस रिकॉग्नाइज ड्यू टू रिटर्न डाउन ऑफ इन्वेंट्री, हाँ ये हमने पढ़ा है, ये हमने पढ़ा, ये वाली बात ये हमने पढ़ी है, ये डिस्क्लोजर में आती है। कहता एवरेज लीड टाइम, इसे छोड़ दें, एवरेज लीड टाइम प्रोक्योरमेंट फॉर मेजर क्लासेज ऑफ इन्वेंट्री। चलें सुन लें, छोटी सी बात है, सुन लें। एवरेज, अच्छा बात ना थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, चलें अब इसको इस तरह कर लेते हैं। आपने ना कितने दिनों के अंदर अंदर इन्वेंट्री को ऑर्डर कर देते हैं, सही है। मिसाल के तौर पे आप वीकली इन्वेंट्री को ऑर्डर करते हैं, आपके पास ऑर्डर आ रहे हैं, आपने चीज़ों को फिर बनाना भी होता है। अच्छा ये बात ना इररेलेवेंट है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बात इररेलेवेंट है, तो इसे करना भी नहीं चाहिए वैसे, लेकिन चले हल्का सा सुन लें। आपने अपने पास ना हिसाब किताब हर बंदा करता है, भाई मैंने कितने दिनों के बाद जो है वो चीज़ रॉ मटेरियल या कोई भी चीज़ जो मैंने मंगवानी है, सही है, उसका ऑर्डर करना है मार्केट में, कितने दिन मैं अपना टाइम पीरियड अपने माइंड में रखूं कि जारी बात है एक चीज़ जो है वो मैं आज अगर उसका ऑर्डर दूंगा तो 5-6 दिन तो चीज़ को आने में लग जाएंगे, 4-5 दिन, 2-4 दिन बनाने में लग जाएंगे, सही है। तो ऑर्डर भी मेरे पास आए होंगे, तो कस्टमर को मैक्सिमम जो है वो अगर मुझे एक चीज़ जो है वो 2 हफ्ते के बाद कस्टमर को डिलीवर करनी है, तो मैंने फिर माइंड में ये भी तो भाई सोचना है ना कि वो जो चीज़ जो 12 दिनों के बाद मैंने देनी है वो उसका रॉ मटेरियल मेरे पास पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ, सही है। अगर पड़ा हुआ है तो 2-4 दिन बनाने में लग जाएंगे, वो तो मसला नहीं है। तो इस तरह अगर ऑर्डर ज़्यादा आ गए तो भाई मेरे पास इतनी चीज़ें भी तो पड़ी होनी चाहिए ना, मैं उनको बना सकूं, सही है। ऐसा ना हो जाए कि ऑर्डर्स आते रहें और मैं क्या उसका नाम है आगे कस्टमर ने मुझे ऑर्डर दे दिए लेकिन मेरे पास रॉ मटेरियल ही नहीं पड़ा हुआ। तो हमने ये हिसाब किताब लगाना होता है हर बिजनेस ने, मेरे पास कितनी चीज़ें पड़ी होनी चाहिए हर वक्त, कितना रॉ मटेरियल पड़ा होना चाहिए कि मैं कस्टमर्स के ऑर्डर को मीट कर सकूं, सही है। इसलिए ना फिर हम एक ना आइडेंटिफाई एक थोड़ा नंबर अपने जहन में सोच के रख लेते हैं, सही है, फिर उस हिसाब से जो सप्लायर है उसे ऑर्डर कर देते हैं, सही है। तो इस तरह की बातों को ना कहते हैं जी एवरेज लीड टाइम ऑफ प्रोक्योरमेंट। यानी जब मुझे पता चलता है ना कि भाई अब मेरे पास चीज़ें कम होने कम हो रही हैं, तो फिर मैंने ऑर्डर देना होता है आगे क्या कहते हैं सप्लायर को, 7 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 12 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, ठीक है भाई। तो ये फिर हर बिजनेस जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑर्डर दे रहा होता है, सही है। बस इसके सादा अल्फाज में ये समझ लें बस इसे, बाकी डिटेल्स कैफ 3 में आप पढ़ रहे होंगे। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ IAS 2, इसमें देख लें भाई, इसमें हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं इज नॉट अ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। द अकाउंटिंग पॉलिसी बिल्कुल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, ये देखें अकाउंटिंग पॉलिसी। कॉस्ट फार्मूला यूज, ये देखें कॉस्ट फार्मूला यूज, ये बिल्कुल ये वाला कॉस्ट फार्मूला भाई फाइफो है या वेटेड एवरेज है, ये भी डिस्क्लोजर में बताते हैं। द अमाउंट ऑफ राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री रिकग्नाइज, ये बिल्कुल ये वाली बात, अमाउंट ऑफ राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री। कहता है द लोकेशन ऑफ ईच प्लेस वेयर एंटिटी कीप, ये नहीं है, ये डिस्क्लोजर में हम नहीं बताते भाई। अच्छा जी, तो ये डी इसका जवाब है भाई। अच्छा जी, 32 नंबर देख लें। कहता है जी सुपर इलेक्ट्रॉनिक्स बॉट 10 एयर कंडीशनर्स फॉर ₹50,000 ईच। एक जो एसी है ना जी उसकी कॉस्ट उसने बताई है 50,000, इतने का उसने खरीदा और टोटल 10 हैं। कहता 2 ऑफ दीज वर इंस्टॉल्ड इन द ऑफिस, कहता 2 जो है ना आपने, असल में हुआ पता क्या है, हमने जब चैप्टर पढ़ा था फिक्स एसेट का डेप्रीसिएशन का, तो कहा था आपको जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं भाई, तो उसे हमने इस पर्पस के लिए ख़रीदा कि ये हम अपने ऑफिस में इस्तेमाल करेंगे, तो उसे हम एज प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट ट्रीट कर लेते हैं, सही है। उसे हम फिक्स एसेट्स का पार्ट बना लेते हैं, नॉन करंट एसेट, ठीक है। एक चीज़ के ना 2-3 क्या उसका नाम है 2-3 तरह से इस्तेमाल की जा सकती है। मिसाल के तौर पे एसी है, मैंने पहले भी इसकी एग्जांपल दी थी आपको। ये वाला जो एसी है ना मेरे भाई, इससे हम अगर हमारा बिजनेस ये है कि हम इसे एज इट इज़ आगे बेच देंगे तो इसे एज एन इन्वेंटरी रिकॉर्ड करेंगे IS 2 के मुताबिक। अगर मैंने ये वाला एसी ख़रीदा
मेरा काम तो ये है कि मैं एसीयों को बेचता हूं, लेकिन भाई बाज़ औक़ात मुझे एसी जो है वो अपने अपने लिए भी तो इस्तेमाल करना पड़ सकता ना। मैं इस एसी को अपने लिए इस्तेमाल कर लूँगा, ऑफिस में कहीं इंस्टॉल कर लूँगा, ताकि जो एम्प्लॉयज़ बैठे हैं या जो भी कस्टमर्स आएंगे उनके लिए एसी लगा होगा। ठीक है, ये मैंने बाहर से भी तो खरीदना ना, तो खुद मैं जो एसी मेरे पास पड़ा वो मैंने इस्तेमाल कर लिया। सही है, तो इसी तरह की बातें जो है वो इधर कर रहा है। लेकिन जैसे ही मेरे एक बात याद रखिएगा, एक चीज को कहीं कई तरह से इस्तेमाल किया जाता, लेकिन हमने फिर देखना, हमने पढ़ा था ना क्लासिफिकेशन, तो फिर हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा। जिस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा उस जगह पे, सही वाले खाने पे उस चीज को फिर हमें रखना पड़ता है। सही है, तो ये हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या बातें करने जा रहा है। कहता है 2 एसी हमने इंस्टॉल कर लिए अपने ऑफिस में, यानी फिर ये वाले जो एसी है ना, ये फिर इन्वेंट्री के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रहे, बल्कि ये ऑफिस में हो रहे हैं, ये नॉन करंट एसेट है। कहता 3 हमने सेल कर दिए कस्टमर्स को एट अ प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट में 3 एसी हमने हम कस्टमर को बेच दिए। सही है भाई, ठीक है। एंड रिमेनिंग आर हेल्ड इन द स्टॉक फॉर रीसेल, और 5 यूनिट्स ऐसे हैं, 5 एसी ऐसे हैं जो हम फ्यूचर में बेचेंगे, यानी ये क्लोजिंग स्टॉक है। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। कहता कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है भाई, याद रखिएगा जो एसी हमने अपने लिए इस्तेमाल किए हैं वो तो नॉन करंट एसेट है। वो क्या है, नॉन करंट एसेट। में आपको ना ट्री बना के दिखाता हूं, चलें जी, इसको रेस करते हैं, मैं आपको ट्री बना के दिखाता हूं। अच्छा जी, 10 एसी हैं भाई। अच्छा जी, जिसमें से 2 हमने अपने लिए इस्तेमाल कर लिए फॉर ऑफिस यूज। ठीक है जी। अच्छा, 3 एसी हमने सेल कर दिए, 5 जो मैं यूनिट्स लिख रहा हूं बस। अच्छा जी, 5 जो है ये हम फ्यूचर में बेचेंगे, ये हमारा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है जी। अब इसकी जो अमाउंट है, इन वाले इस चीज की जो अमाउंट है ये आ जाएगी जी 50,000 का एक है ना, तो 1 लाख के एसी जो हैं ये मेरा आ गया जी नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। सही है, ये आ जाएगा जी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आ जाएगा। उसके बाद 3 एसी जो हैं ये मेरी आ जाएगी जी कॉस्ट ऑफ सेल, जो मैंने बेच दिए उनका खर्चा कितना है जी 150,000। भाई ये बेचे तो नहीं है ना मैंने, ये तो मैंने शिफ्ट किए हैं इन्वेंट्री से, किधर मैंने शिफ्ट कर दिए हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में। 5 एसी जो है ये मेरी इन्वेंट्री है, क्लोजिंग स्टॉक है। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5 ये आ जाएगा जी 250,000 रुपीज। तो देख लें भाई सही वाला जवाब क्या है, ये है जी इसका डेल्टा, सही वाला जवाब है। अच्छा जी, अगला पढ़ लें। कहता है जी हल्क बिल्डिंग मटेरियल यूज 500 सीमेंट बैग्स फ्रॉम इन्वेंट्री फॉर कंस्ट्रक्टिंग पार्किंग एरिया। फॉर कंस्ट्रक्टिंग पार्किंग एरिया का मतलब है आप ना पार्किंग एरिया की तामीर कर रहे हैं, बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। उधर आपने जो मटेरियल है ना, जो आपने क्या कहते हैं ऑब्वियसली इन्वेंट्री में आपने बेचने की नीयत से ख़रीदा होगा ना, आपने इस्तेमाल किधर कर लिया मेरे भाइयों, उन्हें कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर लिया। अभी मैंने समझाया आपने बाहर से भी तो ख़रीदना था ना, जो आपके पास अपना पड़ा था आपने उसे किधर इस्तेमाल कर लिया भाई, अपनी कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल कर लिया। कहता हाउ दीज 500 सीमेंट बैग शुड बी अकाउंटेड फॉर। भाई अब इन्वेंट्री का पार्ट नहीं होंगे, बल्कि ये आप क्या उसका नाम है, ये चला जाएगा जी एसेट्स में चला जाएगा, नॉन करंट एसेट्स में। कहता इट शुड बी एलोकेटेड टू बिल्डिंग एसेट इन विच इट हैज बीन यूज्ड। सही है, तो इसका इस्तेमाल बदल गया। सही है, जब इसका इस्तेमाल बदलेगा इसे क्लासीफाई कर देंगे फिर हम। इसका डेल्टा जवाब है जी। कहता विच ऑफ टू ऑफ द फॉलोइंग आर रिकग्नाइज एज एन एक्सपेंस अंडर IAS 2। कहता इन्वेंट्री सोल्ड, बिल्कुल सही बात है भाई, इन्वेंट्री सोल्ड जो सेल की है उस पर कॉस्ट ऑफ सेल खर्चा भी तो आएगा ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। इन्वेंट्री रिमेन अनसोल्ड, भाई ये तो SOFP स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आता है, करंट एसेट आएगा। कहता इन्वेंट्री प्लेज विद द बैंक एज सिक्योरिटी फॉर द लोन फाइनेंसिंग। भाई इन्वेंट्री आपने
आपने रखवा दी है बैंक के पास, आपने कोई उधार लिया होगा बैंक से, आपने क्या जमानत के तौर पे, गारंटी के तौर पे कुछ इन्वेंट्री ऐसी थी जो बैंक के पास रखवा दी, अब वो आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे बल्कि वो बैंक के पास पड़ी हुई है। अच्छा जी, कहता अमाउंट ऑफ राइट डाउन, भाई ये बिल्कुल सही बात है। राइट डाउन जो है ये एज एन एक्सपेंस ट्रीट होगा, और इन्वेंट्री सोल्ड, ये ए और डी इसका सही जवाब है जी। कहता है जी एट 1 December 2008 नादिया हैज़ ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ ₹20,000 एंड एट 31 December 2018। अच्छा जी, कहता है जी आप काउंटिंग पीरियड का शुरू जो है वो 1 December 18 है और एंड है जी 31 December 18। कहता आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री थी 20,000 की एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास थी 35,000 की। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू अकाउंट फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री व्हेन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द बिजनेस। अच्छा, इसमें उसने हमसे ये नहीं पूछा कि सिस्टम के मुताबिक बता दें जी इन ओपनिंग और क्लोजिंग की एंट्री होती है। हमें पता है कि परपेचुअल में ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री की कोई एंट्री नहीं होती, पीरियोडिक में होती है। उसने ये बात ही नहीं की, उसने क्वेश्चन को खुला छोड़ा हुआ है। ये तो हमें इस तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है किस सिस्टम में होती किस में नहीं होती, बल्कि हमने सीधी सीधी एंट्री बता देनी है। ये हमने दो तरीके से मेमोराइज किया हुआ था, सही है। अब आप पहले मैंने आपको कहा था आप क्लोजिंग एंट्री के बारे में सोच लिया करें। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपका एसेट है, सही है, तो एसेट डेबिट हो जाएगा और कॉस्ट ऑफ सेल क्या हो जाएगी, डेबिट। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री की एंट्री कर दिया आपने 35,000 से, तो देख लें भाई 35,000 से डेबिट हो रही इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट हो रही, ये वाली ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ए में भी यही आ रहा, बी में भी यही आ रहा है, ठीक है। तो अब सॉरी सी में भी, अब देखना पड़ेगा ए और सी में से सही कौन सा है। ये तो क्लोजिंग इन्वेंट्री ए में भी सही, क्लोजिंग इन्वेंट्री की एंट्री बिल्कुल ठीक हुई है उन्होंने, ए में भी और सी में भी। अब ओपनिंग की एंट्री हमें देखनी पड़ेगी। मैंने कहा था आपने, क्या उसका नाम है, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है आपका एसेट है, सही है, और इसे आपने डेबिट करना है। ओपनिंग बिल्कुल इसका उल्टा है, आपने क्लोजिंग में इन्वेंट्री को डेबिट किया, ओपनिंग में इसे क्रेडिट कर दें और कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट कर दें। तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट 20,000 से, ये देखें, और इन्वेंट्री क्रेडिट, तो अल्फा ऑप्शन जो है ये मुझे सही लग रहा है। कॉस्ट ऑफ, ये तो सेम सेम बात है शायद, डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल 20,000। हाँ जी, ठीक है जी, ये अल्फा ऑप्शन सही है जी। इसमें क्या किया हुआ है, चार्ली में उसने डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल को किया और इन्वेंट्री को भी डेबिट कर दिया। ये वाली बात सही नहीं है, ये उसने सारी चीज़ें डेबिट की हुई हैं। ये सी वाला ऑप्शन है ही गलत, ये सही नहीं है, अल्फा वाला ठीक है जी। ठीक है जी, उम्मीद है बात आपको ये समझ आई होगी। अच्छा, जिसको इस तरह एंट्री याद नहीं होती वो इस तरह कर ले, कॉस्ट ऑफ सेल के हिसाब से कर ले। अभी तो एसेट के हिसाब से मैंने करना सिखाई ना। आप देखें, क्लोजिंग सॉरी ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो कॉस्ट ऑफ खर्चे को बढ़ाती है, यानी कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट होती है, तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हो जाएगी, इन्वेंट्री क्रेडिट होगी। क्लोजिंग स्टॉक जो है ये कॉस्ट ऑफ सेल को कम करता, तो कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट होगी और इन्वेंट्री डेबिट होगी। इस तरह भी याद की जा सकती है। दो तरीके हैं इसका मेमोराइज करने के, ये नोट्सों में हमने लिखा भी हुआ है। अच्छा जी, अब आप आ जाएं इधर, ये तो आसान है। कहता जी आप बता दें जी ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, सेल उसने खुद दी हुई है, उसके बाद ओपनिंग इन्वेंट्री भी दी है, परचेजेस भी दी है, फॉर्मेट बनाएंगे कॉस्ट ऑफ सेल का, ऊपर सेल रखें, कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मेट बनाएं, आपके पास जीपी आ जाएगा, आसान सी बात है। कहता व्हाट इज करेक्ट एंट्री फॉर गुड्स टेकन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज़। तो भाई जो एंट्री, जो पर्सनल यूज़ के लिए ऑनर चीज़ें घर ले जाए, आप उसे ड्राइंग कहते हैं, ठीक है जी। और उसकी एंट्री क्या होगी जी, आपके पास ड्राइंग्स डेबिट हो जाएंगी और परचेजेस क्रेडिट हो जाएंगी और कॉस्ट से एंट्री होगी हमेशा जी। परचेजेस अकाउंट क्रेडिट हो गया और ड्राइंग्स डेबिट हो गई विद कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। ये वाली एंट्री बिल्कुल सही नज़र आ रही है, ठीक है जी। ये इसका अल्फा बनेगा, ठीक है जी। उम्मीद है बात समझ आई होगी आपको। अच्छा जी, अच्छा इसमें ना बी आप देखेंगे तो बी में ना उसने ओपनिंग इन्वेंट्री लिखा, ये ओपनिंग इन्वेंट्री वाली बात सही नहीं है, ओपनिंग इन्वेंट्री वाली बात सही नहीं है। ये तो
जाहिर बात है ओपनिंग इन्वेंट्री तो नहीं होगी ना, ये तो स्टॉक क्लोजिंग इन्वेंट्री होगा, वो कम हो रहा होगा। अगर परपेचुअल सिस्टम होता तो सही है। ये दोनों, ये क्वेश्चन में उसने नहीं बताया हमने किस मेथड के मुताबिक एंट्री करनी है। तो इधर अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री होता ना तो वो ज़्यादा अहम बात, वो ज़्यादा अच्छी बात थी। या स्टॉक होता तो वो हम इसे इधर इसे क्रेडिट करते। इधर ओपनिंग इन्वेंट्री की बात की है, इसलिए ये वाली ऑप्शन सही नहीं है। फिर पीछे क्या बचता है, पीछे एक ही ऑप्शन बचती है, या फिर परपेचुअल के पीरियोडिक के हिसाब से परचेजेस का अकाउंट क्रेडिट होगा और ड्राइंग्स डेबिट हो जाएंगी। हम अगर इसका सोल्यूशन खोल लें ताकि उधर से कंफर्म भी कर लें, इसका अल्फ़ा ही बनेगा 37 का जी। परचेज अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स क्रेडिट, इसका अल्फ़ा ही बन रहा है भाई, अल्फ़ा है जी इसका जवाब। ये बी इसलिए सही नहीं है, इधर ओपनिंग इन्वेंट्री लिखा हुआ, ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं होता, ओपनिंग इन्वेंट्री गलत है, ये गलत है। इन्वेंट्री होना चाहिए था और वो क्लोजिंग होना चाहिए था, और वो परपेचुअल में ऐसा होता है। सही है, अगर वो कहता है ना पीरियोडिक और परपेचुअल दोनों में बता दें क्या क्या एंट्रियां होनी है, तो पीरियोडिक में तो ये सही है, परपेचुअल में इधर इन्वेंट्री यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री होना चाहिए था, फिर ये दोनों सही हो जाते। अच्छा जी, कहता है जी ये ऊपर वाली बात सेम बात, जो 500 यूनिट्स उसने कंस्ट्रक्शन एरिया के लिए इस्तेमाल कर लिए थे सीमेंट के, तो भाई उसकी एंट्री की पूछ रहा है, बता दें क्या होगी अंडर पीरियोडिक इन्वेंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। तो भाई आप देख लें पीरियोडिक सिस्टम में परचेजेस जो हैं वो क्रेडिट हो जाएंगी और डेबिट नॉन करंट एसेट होगा। तो इसका जवाब जो है वो सी होगा भाई, सी। पीरियोडिक सिस्टम है ना चूंकि, तो इसका ये सी होगा, सी क्रेडिट परचेजेस। ये इन्वेंट्री नहीं होगा, इन्वेंट्री तब होता जब परपेचुअल सिस्टम होता। तो वो कहता है जी इफ ट्रायल बैलेंस इंक्लूड्स परचेज, तो इधर से पता चल गया अगर परचेज ट्रायल बैलेंस में आ रही है तो पीरियोडिक सिस्टम है। ये इसका डेल्टा जवाब है जी। अच्छा जी, ये 40-41 हमने ऑलरेडी किया हुआ है। कहता एन एंटिटी यूजेस पीरियोडिक सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर सही फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट सेल ट्रांजेक्शन। भाई पीरियोडिक सिस्टम है, पीरियोडिक, तो भाई सही क्या है, जब सेल कर दिया है तो रिसीवेबल डेबिट हो जाएंगे, क्रेडिट सेल की है ना, और सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। और विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर करेक्ट। और भाई कॉस्ट ऑफ सेल क्या होगी, डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगी, परचेज। और सी में दिया कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और क्रेडिट हो जाएगी इन्वेंट्री। अच्छा जी, नो अदर एंट्री इज रिक्वायर्ड। भाई एक बात गौर से देख लें, परपेचुअल सिस्टम में कॉस्ट ऑफ सेल की रेडिली एंट्री हो जाती है, जैसी सेल होती है ना साथ ही हम कौन सी एंट्री कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल की भी। लेकिन चूंकि पीरियोडिक में हमें कॉस्ट ऑफ सेल का नहीं पता होता, तो सिर्फ यही वाली एंट्री होती है, सिर्फ ये एंट्री होती है, डेबिट रिसीवेबल और क्रेडिट सेल्स। ठीक है, ए और डी सही है, ए और डी सही है भाई। ठीक है, अगर परपेचुअल होता फिर ये सेल की एंट्री भी करते, साथ जो है हम कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री भी करते, जो कि सी भी फिर सही हो जाता अगर परपेचुअल होता। ये चूंकि पीरियोडिक सिस्टम में ये लिखा हुआ है, तो इसमें कोई और कॉस्ट ऑफ सेल की साथ ही एंट्री नहीं होनी, बल्कि वो तो हम पीरियड एंड पे कैलकुलेट करते हैं। तो सही जवाब है ए एंड डी। ये है जी 42 नंबर, ये इसका ए और डी सही है भाई। अच्छा जी, और यही बात अब आप देख लें, एन एंटिटी यूजेस परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, तो इसमें मैंने आपको बता दिया परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, तो मेरे भाइयों आपको क्या एंट्री साथ करनी पड़ जानी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट क्लोजिंग ईयर इन्वेंट्री एट टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो भाई इसमें आप देख लें परपेचुअल सिस्टम है, अब आपको कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट क्लोजिंग ईयर इन्वेंट्री एट टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें पता क्या पूछना चाह रहा, जरा गौर से बात को समझ लें, इसमें पूछना चाह रहा है क्लोजिंग एंट्री बता दें, क्लोजिंग ईयर एंड पे क्लोजिंग इन्वेंट्री की एंट्री बता दें। तो भाई परपेचुअल सिस्टम में क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक की कोई एंट्री नहीं होती। ये नोट्सों में जो डिफरेंस है ना उसमें लिखा भी हुआ है, ये 43 में देखिए, नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर यही बात होती पीरियोडिक सिस्टम में, तो पीरियोडिक में हम क्लोजिंग की एंट्री करते हैं, इन्वेंट्री डेबिट करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट कर देते हैं। सही है, जिसने इसको ये वाली बात याद ना हो, जिस मेरे मासूम दोस्त को, वो इधर आके डिफरेंसेस को ज़रा गौर से पढ़ ले, इंशाल्लाह ये वाली बात आपको याद आ जाएगी।
हाँ जी, ये देखें इधर लिखा हुआ है हमने, ये रहा, ये परपेचुअल है, ये पीरियोडिक है, ठीक है। परपेचुअल में कहता है नो एंट्री फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, इसमें पर पीरियोडिक में एंट्री होती है, ठीक है। ये बात वो पूछना चाह रहे हैं असल में, उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। कहता जी एन एंटिटी यूजेस पीरियोडिक सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट नॉर्मल लॉस ऑफ इन्वेंट्री। भाई पीरियोडिक सिस्टम में नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री नहीं होती, नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड। ये आप इधर आएंगे तो इधर आके बेशक पढ़ लीजिएगा, ये डिफरेंसेस में ये बात लिखी हुई है। नो एंट्री इन केस ऑफ नॉर्मल लॉस, किस में, पीरियोडिक में कोई भी एंट्री नॉर्मल लॉस की नहीं होती भाई, ये लिखा हुआ है इधर, ठीक है, ये एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। अच्छा जी, अच्छा जी। कहता एन एंटिटी यूजेस पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर करेक्ट फॉर रिकॉर्डिंग अ क्रेडिट सेल्स रिटर्न ट्रांजैक्शन। क्रेडिट सेल्स रिटर्न ट्रांजैक्शन की क्या एंट्री होगी भाई? भाई देखें, सेल रिटर्न जो है वो डेबिट हो जाएगी, सही है, और डेटर्स क्रेडिट हो जाएंगे, रिसीवेबल्स क्रेडिट हो जाएंगे, इसके अलावा कोई और एंट्री नहीं होगी, कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री नहीं होगी। वैसे अगर यही परपेचुअल होता तो आपने जब सेल की होगी तो आपने कहा होगा डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, ठीक है, ये बातें तो सही है। पीरियोडिक में भी यही है, सेल की एंट्री, और परपेचुअल में भी यही है। हाँ, परपेचुअल में आप सेल के साथ कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट करते हैं, इन्वेंट्री क्रेडिट करते हैं। अगर रिटर्न हो जाए तो कॉस्ट ऑफ सेल को कम करना पड़ेगा, खर्चे को कम करें, फिर कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट हो जाएगी और इन्वेंट्री डेबिट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन पीरियोडिक में ये वाली हरकत नहीं करनी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल आपके पास रेडीली अवेलेबल नहीं होती। तो इसका जवाब आएगा जी, एक तो से रिटर्न अल्फा, और डी इसका जवाब आ जाएगा 45 का जी, बिल्कुल। कहता जी काइंड जनरल मिल्स गेव 1000 बैग्स ऑफ फ्लोर टू फ्लड अफेक्टेड कम्युनिटी फॉर फ्री। भाई ये उसने चैरिटी दे दी ना। व्हाट इज करेक्ट जनरल एंट्री अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। भाई परपेचुअल में आपको पता जानिया इन्वेंट्री का क्रेडिट साइड पे आती है, इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, सही है भाईजान, और एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। किधर गया भाई, ये चार्ली इसका जवाब है भाई। कहता एंटिटी यूजेस परपेचुअल सिस्टम विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट सेल्स ट्रांजैक्शन। भाई ये तो मैंने अभी आपको काफ़ी दफ़ा बता भी चुका हूँ। इसमें 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 मेरे भाइयों क्या एंट्री होगी, एन एंटिटी यूजेस परपेचुअल विच टू ऑफ फॉलोइंग करेक्ट फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट सेल्स, इसमें क्रेडिट सेल्स की बात कर रहे हैं ना। अच्छा इसको ना थोड़ा ऐसे कर लें, इसको ऐसे कर लें, फॉर क्रेडिट सेल्स, हाँ सॉरी, क्रेडिट से रिटर्न की बात कर रहे हैं ना, उसने लिखा हुआ है, मैं रिटर्न लिखने लिखा था लगा था। तो भाई क्रेडिट से रिटर्न में आपको कौन सी एंट्री करनी पड़ेगी, सेल रिटर्न डेबिट और रिसीवेबल्स क्रेडिट। सेल रिटर्न डेबिट और रिसीवेबल्स क्रेडिट, एक तो ये एंट्री, फिर कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री भी करनी है, खर्चा कम करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट हो जाएगी और इन्वेंट्री डेबिट हो जाएगी। ये भी एंट्री भी आपको करनी पड़ेगी भाई। अल्फा और बीटा इसका जवाब होगा 47 नंबर में जी, ठीक है जी। अच्छा जी, परपेचुअल के अंदर कहता जी क्रेडिट सेल्स की एंट्री बता दें, रिसीवेबल डेबिट होंगे, क्रेडिट सेल्स क्रेडिट होंगी, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट होगी और इन्वेंट्री क्रेडिट होगी। अल्फा और चार्ली जवाब है जी 48 का। अच्छा जी, अच्छा मार्कअप और मार्जिन ना, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये मैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अभी आपको समझाता हूँ, इसको अभी फ़िलहाल छोड़ दीजिएगा। भाई कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या शामिल होता है, फ्रेट इन शामिल होगा भाई, बीटा जवाब है इसका। कहता था काउंटिंग कॉन्सेप्ट दैट रिक्वायर्स वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, इसमें हमने डिस्कशन काफ़ी की है, ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है भाई। भैया मार्जिन ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। कहता जी 53 इन विच इन्वेंट्री सिस्टम कॉस्ट ऑफ सेल इज अपडेटेड आफ्टर ईच सेल्स ट्रांजैक्शन, परपेचुअल होता है भाई ये। एट टाइम ऑफ इन्फ्लेशन इन विच मेथड कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन जब होगा तो भाई हमेशा फाइफो के मुताबिक क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा होगी, तो इसका अल्फा जवाब है भाई। ये मैंने आपको होमवर्क में दिए थे 55, 6, 7 और 8, उम्मीद है ये आपको सारे समझ आ गए होंगे, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, ये एक छोटी सी ट्रिक थी जो मैंने आपसे डिस्कस कर ली थी, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी।
कहता जी फ्री सैंपल्स परपेचुअल में उसकी एंट्री बता दें, तो अभी ऊपर भी डिस्कस की है हमने। इसमें मार्केटिंग एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और इन्वेंट्री क्रेडिट होगी, इसका सी होगा। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्टॉक, तो जो लोअर होगा इन दोनों में से अल्फ़ा बीटा सी और डी, ठीक है, उसमें क्या कहते हैं आप जो है वो फाइंड कर लें। जो लोअर है उन चारों को, चारों में से ये इधर प्रोडक्ट ए का लोअर ये है, ये वाला, इसको ऐड करें। इधर से 80,000 ये लोअर है, इधर से सी में से 86,000 लोअर है, इधर से 65,000, इन चारों को ऐड कर लें जो लोअर हैं, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी। 61 क्या कहता है जी, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ एन इन्वेंट्री। तो भाई देख लें क्या क्या चीज़ें हैं जो कॉस्ट ऑफ परचेज में ऐड होंगी। बाई ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट, एडजस्टेबल टैक्सेस ना, फेडरल एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी बिल्कुल ऐड होते हैं, फ्रेट भी ऐड होता है। तो भाई ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट तो माइनस हो जाते हैं ना। अच्छा जी, तो 61 का जो जवाब होगा, 61 का जी, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ एन इन्वेंट्री। इसको अगर हम इधर से देख लें, हमने एक टेबल बनाया हुआ है मेरे भाइयों, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ऐड होती हैं कॉस्ट में। जी देखें जी, ये है जी डिस्काउंट, वेदर ट्रेड और कैश सेटलमेंट एंड रिबेट्स, ये एक्सक्लूड हो जाती हैं। क्या होती हैं ये? एक्सक्लूड हो जाती हैं, ये कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती। सही है। अगर रिबेट मैंने आपको समझाया था, ये क्या कहते हैं सब्सिडी टाइप होती है, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे देती है। मिसाल के तौर पे आपने एसेट खरीदा 10,000 का, गवर्नमेंट ने आपको 1,000 उस पर क्या कहते हैं एडजस्टमेंट दे दी, सब्सिडी दे दी कि 1,000 हमारी तरफ से है। गवर्नमेंट खुश होगी ना। आपने क्या कहते हैं एसेट लगाया, गवर्नमेंट ने कहा जी लोग आप लोगों को इस पर काम पे रखेंगे, सही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, गवर्नमेंट ने खुश होके आपने जो प्लान लगाया उस पर आपको सब्सिडी दे दी। अब ये कॉस्ट में से आपने माइनस कर देना है, ठीक है जी। तो इसका जो जवाब है ना भाई वो है जी फेडरल एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी, सी और डी इसके आंसर हैं, ठीक है। इधर 61 में ना, 61 में ये ट्रेड डिस्काउंट भी है, ये तो एक्सक्लूड होता है ना, ये एक्सक्लूड होता है, ये इसका जवाब है भाई, सी और डी। कहता था नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एन आइटम ऑफ स्टॉक इन इट्स एक्चुअल और एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, कहता है जी प्लस ऑल फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीशन एंड ऑल कॉस्ट टू बी इनकर्ड इन मार्केटिंग सेलिंग। भाई प्लस नहीं होता, लेस होता है, लेस ऑल फर्दर कॉस्ट, ठीक है, ये सी होगा ना, टू बी कॉस्ट टू बी इनकर्ड इन मार्केटिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका सी होगा जी, 62 का सी होगा। अच्छा जी, कहता था काउंटिंग कॉन्सेप्ट दैट रिक्वायर्ड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट लोअर ऑफ कॉस्ट, ये मेरे ख्याल रिपीट हुआ, प्रूडेंस होता है। अच्छा जी, ये हमने पहले ही ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। कहता व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन इन्वेंट क्लोजिंग इन्वेंट्री इफ आइटम हैविंग कॉस्ट 2000 नेट रियलाइजेबल वैल्यू 25 हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम ईयर एंड इन्वेंट्री। तो 2000 से इन्वेंट्री जो है आपकी मेरे भाइयों क्या है जी, अंडर स्टेटेड है। क्या है जी? अंडर स्टेटेड है, इसका चार्ली होगा 64 का। इन्वेंट्री अंडर स्टेटेड बाई 2000। 65 पे आ जाए भाई। कहता है व्हेन एनआरवी ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस देन कॉस्ट, तो ये खतरे की बात है। देन नॉर्मली विच एंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी पास, नॉर्मली तो भाई कॉस्ट से डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, ये वाली एंट्री होगी भाई इसकी, कॉस्ट से डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। कहता वह वो आइडेंटिफाई। अच्छा ये बिफोर वाला ना, ये मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, ये 66 वाला मैं भी आपको समझाता हूँ, ये अभी इंशाल्लाह आपको अगले लेक्चर में आपको समझाता हूँ, ठीक है जी। बाकी ये सारे एक एक एमसीक्यूज मैंने आपको खुद करवाए हैं, ये सारे क्या कहते हैं जितने भी हैं मैंने सिंगल सिंगल एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस कर लिया। उम्मीद है इस चैप्टर में आपका कोई मसला नहीं आना चाहिए। आप 2-3 छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, एक है जी मार्जिन और मार्कअप का, एक है एनआरवी एडजस्टमेंट में ना एक छोटी सी चीज़ हमने डिस्कस करनी है मजीद, ठीक है। उसके बाद एनआरवी रिवर्सल का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये हम इंशाल्लाह अगले वाले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ये वाला लेक्चर ख़त्म जी, अगले लेक्चर में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।